सुकरात के जो भी आइडियाज़ हैं, सोक्रेटिस के जो भी आइडियाज़ हैं, उन सभी आइडियाज़ के बारे में, उन सभी आइडियाज़ की हम एक डिटेल से स्टडी करेंगे ओवरव्यू के रूप में। सोक्रेटिस के जो विचार हैं वो ज़ीनोफोन और प्लेटो दोनों के आरंभिक संवादों से हमें प्राप्त होते हैं। सुकरात के 3 सिद्धांतों के बारे में ये संवाद हमें बतलाते हैं। और सुकरात एक महान दार्शनिक जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट लेके आता है, प्लेटो उसके गुरु भी हुआ करते थे। 3 सिद्धांतों के बारे में, जो 3 सिद्धांत जो सोक्रेटिस ने दिए थे, उनका मानना था कि कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान या कोई भी नई जो चीज़ है उसकी उत्पत्ति डायलैक्टिक्स के द्वारा की जाती है, या डायलैक्टिक्स सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ की, किसी भी विद्या या किसी भी ज्ञान का प्राप्ति के लिए। उसे तर्क विद्या या डायलैक्टिक्स का सिद्धांत बोलते हैं। इसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। वे बताते हैं, सोक्रेटिस बताते हैं कि प्रकृति का ज्ञान है, जो प्रकृति में जो ज्ञान नाम की एक वस्तु है, जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल वस्तुओं के निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई भी साइंस है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, केवल उन्हीं से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया होती है दोस्तों। क्या होती है? मानसिक क्रिया होती है, जिसे किस मेथड से, उसे कोई भी वाद है, वाद हो गया, कोई भी साथ में संवाद हो गया, और वाद और संवाद दोनों के एक दूसरे की, यानी कि एक तो प्रति धारा है और एक इसके विपक्ष की धारा है, दोनों धाराओं के मिलने से और इन धाराओं के टकराने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। वो ज्ञान है, वो ही असली ज्ञान है। उस ज्ञान की प्राप्ति मात्र ऑब्जर्वेशन से नहीं होती, उस ज्ञान की प्राप्ति होगी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा। यह है पहला सिद्धांत, तर्क विद्या का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो प्रयोजन मूलक सिद्धांत है, जिसमें टीलियोलॉजिकल मेथड का प्रयोग किया गया। टीलियोलॉजिकल मेथड क्या है? टीलियोलॉजिकल मेथड है वो मानव की ऐसी गतिविधियां केवल भौतिक कारकों से ही नियंत्रित नहीं होती। ये मानते हैं कि ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज, जो मानव है जो भी एक्टिविटीज करता है, वो केवल जो मैटर के द्वारा या भौतिक जो पदार्थ हैं उनके द्वारा ही, केवल उन्हीं के द्वारा, केवल एक मैटर कारक यानी कि भौतिक कारणों से ही नियंत्रित नहीं होती, बल्कि मानव के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं दोस्तों। निश्चित उद्देश्य होते हैं। निश्चित उद्देश्य जैसे मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, तो देखो लिखा तो मैंने अभी बाद में, आपके सामने अभी लिख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मुझे क्या चाहिए था? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे पास एक पेंसिल होनी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि एक पेंसिल मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले मेरे पास एक आइडिया आया, कोई ऐसी चीज़, पेन, पेंसिल या ऐसी कोई चीज़ जो मेरे पास होनी चाहिए, उसके द्वारा मैं लिख सकूं। पेंसिल हम में अपने आप में एक भौतिक वस्तु है, लेकिन आइडिया एक ऐसी चीज़ है, एक उद्देश्य जो लक्ष्य की ओर, यानी कि जो मेरा साध्य की ओर प्रेरित कर रहा है कि मुझे लिखने के लिए। पेंसिल एक भौतिक वस्तु है, लेकिन लिखना एक आइडिया था। तो इस तरह ये दूसरा जो प्रिंसिपल है वो टीलियोलॉजिकल प्रिंसिपल है, यानी कि इसमें पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद कोई भी चीज़ है उसका रियल फॉर्म में उसको उतारा जाता है। जैसे लेट्स एग्जाम्पल कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर वो पिक्चर है जो आज के इतिहास में या दुनिया के इतिहास को एक नया ही मोड़ देता है। ये वो पिक्चर है जिसमें सोक्रेटिस हैं, उनको जहर का प्याला दिया जा रहा है और उनके कुछ शिष्य हैं, उनको आए थे कि आप भाग जाइए, हमने आपके लिए सब बंदोबस्त कर दिया है, गाड़ी व्यवस्था सब कर दी है, लेकिन आप इस एथेंस राज्य को छोड़ के भाग जाइए। लेकिन सोक्रेटिस ने क्या चुना? इम्पोर्टेंट उस टाइम था कि जीवन को बचाना, अपने जीवन की रक्षा करना। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि हाँ, जीवन यानी कि ख़त्म करने से अच्छा है, मरने से अच्छा है कि हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन सोक्रेटिस ने क्या चूज़ किया? सुकरात ने एक जो चीज़ जो सेलेक्ट की, उसका चयन किया, वो था कि मैं एक अच्छा नागरिक की तरह कानूनों का पालन करूँगा। यानी कि वो बताते हैं
कि मैं एक अच्छा यानी कि नैतिक नागरिक हूँ। तत्कालीन जो यूनान की जो व्यवस्था थी, तत्कालीन जो यूनान की व्यवस्था थी उसमें लोकतंत्र था, और वो बताते हैं कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र वो मूर्खों का शासन की तरह है, ताकि एक अच्छे कर्तव्यशील नागरिक को क्या दे रहे हैं, प्राण दंड दे रहे हैं, उसको जहर दे रहे हैं, जहर का प्याला दे रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम क्या चूज किया दोस्तों, उन्होंने टीलियोलॉजिकल मेथड का प्रयोग किया था, टीलियोलॉजिकल मेथड को चूज किया था, जिसमें उनका एक उद्देश्य था कि एक अच्छे नागरिक को क्या करना चाहिए, अपने जितने भी कर्तव्य हैं नागरिक होने के नाते कानूनों का पालन करना चाहिए, और जो भी राज्य का आदेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट जो उनका कंसेप्ट था वो था आकृति सिद्धांत। आकृति सिद्धांत यानी कि फॉर्म थ्योरी। फॉर्म थ्योरी दोस्तों हमने 7th 8th 9th 10th मैथ की बुक्स में जो ज्योमेट्री कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, जिसमें कुछ आकृतियां वगैरह होती थी, यानी कि ये बताते हैं, तो सोक्रेटिस बताते हैं कि जैसे ज्यामिति में आकृतियों की सहायता से नियमों का पता लगाते हैं, यानी कि जैसे त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग क्या है, या वर्ग है इसके तीनों कोणों का योग है, स्क्वायर के तीनों कोणों का क्या योग होता है। तो जिस तरह ज्यामिति में आकृतियों की सहायता से नियमों का पता लगाया जाता है, परंतु परंतु हमें कभी भी एक इनसे शुद्ध आकृति की प्राप्ति नहीं होती। आकृतियां बहुत सारी अलग अलग रूपों में विराजमान है, कभी भी चतुर्भुज का रूप ले लेती है, कभी कोई सा रूप ले लेती है। उसी प्रकार सोक्रेटिस कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, क्या ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसकी प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, उसके लिए डायलेक्टिक्स मेथड तो अपनाने ही होंगे। साथ ही साथ यूनान का जो नगर राज्य है जिसे सिटी स्टेट कहा जाता था, ये नगर राज्य अपने आप में यहाँ के लोग सोचते हैं कि यह पूर्ण राज्य है, लेकिन वास्तविक मायने में यह एक अपूर्ण राज्य है। यानी कि यह अपूर्ण राज्य होते हुए भी पूर्ण राज्य की प्रकृति को समझने में सहायता करता है। जिस प्रकार ये जो त्रिभुज और वर्ग की जो आकृतियां हैं उनसे हम कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार एक अपूर्ण राज्य के द्वारा, सिटी स्टेट के द्वारा एक अपन पूर्ण राज्य की ओर जा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ कंसेप्ट थे सोक्रेटिस के। उसके बाद कंक्लूजन पे हम आते हैं कि उनका कंक्लूजन क्या था, उनके आइडियाज़ के बारे में, कंक्लूजन के बारे में अभी हम सीखते हैं। वो बताते हैं कि वर्च्यू इज नॉलेज। क्या दोस्तों, वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज उनका एक फेमस कोट्स है, वर्च्यू 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 इज नॉलेज, यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। यानी कि सद्गुण का जो अभिप्राय है ना वो एक उत्कृष्टता से है, उत्कृष्टता से। सद्गुण का जो अभिप्राय है वो एक ऐसी उत्कृष्टता से है। उत्कृष्टता कैसी कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का निर्माण किया जा सके, ठीक है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति हो जो गुड और एविल में अंतर करना जानता हो दोस्तों, जो गुड और एविल में अंतर करना जानता हो। गुड यानी कि जो सत्य है, सत्य यानी कि जो सत्य है, सत्य यानी कि जो ज्ञान है, ठीक है। और एविल जो असत्य है, जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, ये सब चीज़ें, इनमें जो अच्छी तरह अंतर करना जानता हो। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को गुड की या सत्य की या ज्ञान की जिसको भी प्राप्ति होगी, प्राप्ति होते ही वह अज्ञान की ओर कभी नहीं जाएगा। इसलिए सोक्रेटिस का प्रयास ये था कि एथेंस के जो लोग थे उनको क्या दिया कि उनके बीच किसका प्रसार किया जाए, उनके बीच ज्ञान का प्रसार किया जाए, उनके बीच गुड का प्रसार किया जाए, ताकि वो लोग जान सके कि हम कौन सी स्थिति में रह रहे हैं, हमारे लिए कौन सा राज्य उचित होगा। अब सोक्रेटिस का आता है उत्तम राज्य का कंसेप्ट क्या है। उत्तम राज्य यानी कि एक अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए। अच्छा राज्य कैसा होगा, वो मानते हैं कि जो सत्ता है, जो एक सत्ता है, वो यदि सत्ता में रहने वाले जितने भी लीडर्स हैं,
जितने भी सत्ता में रहने वाले लीडर्स हैं, यदि उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनको गुड की प्राप्ति होगी, उनको एविल की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि अभी उनको जो इग्नोरेंस की उनमें जो भावना है उसकी जगह वो गुड की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। यानी कि वो बोलते हैं कि उत्तम राज्य तभी आएगा जब सत्ता में बैठे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए वो 3 मेथड बताते हैं, जिनमें तर्क विद्या का जो सिद्धांत है, प्रयोजन मूलक यानी कि टेलियोलॉजिकल थ्योरी है, और फॉर्म थ्योरी है। अब ज्ञान की जो प्राप्ति होगी उसके लिए दार्शनिकों का होना अनिवार्य है। यानी कि ज्ञान प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ है जो ज्ञानवान व्यक्ति हो, जो दार्शनिक हो, जो फिलोसफर टाइप के जो लोग हों, ठीक है। यहाँ वो एक फिलोसफर किंग का कंसेप्ट नहीं देते हैं, हमें याद रखना होगा, लेकिन वो इतना बताते हैं कि दार्शनिकों के अंडर ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब यही दार्शनिकों के अंदर अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति का जो ये कंसेप्ट बताते हैं, उसमें जो प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें पूर्ण सत्तावाद दिखाई देता है। कौन सा पूर्ण सत्तावाद दिखाई देता है? कहीं ना कहीं ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट यानी कि एक व्यक्ति के तहत जो शासन व्यवस्था है उसके तहत दिखाई देती है। एथेंस का तत्कालीन जो व्यवस्था थी, वो बताते हैं कि तत्कालीन जो एथेंस था वो एक लोकतंत्रवादी एथेंस था। और लोकतंत्र में क्या था? लोकतंत्र में लोग किस तरह चल रहे हैं? लोग इमोशंस से चल रहे हैं। लोग चल रहे हैं इमोशन से, यानी कि भावनाओं से चल रहे हैं, मनोयोग से चल रहे हैं। लोगों को भावनाओं के द्वारा है वो संचालित किया जा रहा है। वो इन सभी बातों को है जहाँ भी पब्लिकली जाके, बाजार में जाके, या हर जगह जहाँ जहाँ जब वो घूमते थे वहाँ इन चीज़ों का वो डिस्कस करते थे। और वो बताते हैं कि लोकतंत्र है वो चरित्रहीन लोग, लोकतंत्र है वो चरित्रहीन लोग हैं। और लोकतंत्र के द्वारा ये जो इमोशंस कार्ड खेल के जो चरित्रहीन लोग हैं वो चुनाव जीत लेते हैं और सत्ता में अपनी भागीदारी ले लेते हैं, जिससे जनता को नुकसान होता है। अब दोस्तों ये जो चीज़ें प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, यानी जो सुकरात हैं, सुकरात पूरे यूनान में भ्रमण करते थे, सिटी स्टेट में भ्रमण करते थे, और हर जगह हर गली मोहल्ले में जाके इन चीज़ों का डिस्कस किया करते थे। तो तत्कालीन जो डेमोक्रेसी के जो सत्ताधीश थे या सत्ता में रहने वाले जो भी गवर्नमेंट थी, वो सोक्रेटिस के इन विचारों से, इनकी इन बौद्धिक दृष्टिकोण से, इस बौद्धिक दृष्टिकोण से इतनी डर गई दोस्तों कि या तो सोक्रेटिस देश निकाला ले लें या सोक्रेटिस को मृत्यु दंड दे दिया जाए, यानी कि जहर का प्याला दे दिया जाए। लेकिन सोक्रेटिस ने दोस्तों केवल केवल एक अच्छे नागरिक का धर्म निभाया। अच्छे नागरिक का धर्म यानी कि जो टेलियोलॉजिकल मेथड है, यानी कि उन्होंने जान बचाने के लिए भागा नहीं, जान बचाकर वो भागे नहीं, बल्कि उन्होंने कानून का पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और मृत्युदंड को स्वीकार किया। तो अब एक नया कंसेप्ट जो सोक्रेटिस का है, वो यानी कि जो वहाँ जो गली मोहल्ले में जाके या मार्केट में जाके हर हर जगह वो बैठ के या लोगों से डिस्कस किया करते थे, इस डिस्कस के कारण वहाँ जो डायलैक्टिक्स जो मेथड थे, वहाँ जो डायलैक्टिज्म का प्रसार होना शुरू हो गया था, वहाँ चर्चाएं आरंभ हो गई थी। और इन चर्चाओं के कारण लोगों के अंदर संशयवाद पैदा हुआ, स्केप्टिसिज्म पैदा हुआ। संशयवाद के जनक सुकरात हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक यूनान में केवल परंपरावाद को महत्व दिया जा रहा था। बहुदेववाद, बलि, सभी को एक जस्टिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन किया गया था कि ये सभी चीज़ें जस्टिफाई हैं। लेकिन अभी संशयवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था कि वर्तमान व्यवस्था है वो सही नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमें कुछ नए नए सुधारों को करना होगा। अब सोक्रेटिस एक चीज़ और बताते हैं। सोक्रेटिस बताते हैं कि नॉलेज क्या है, नॉलेज के साथ ओपिनियन क्या होता है, यानी कि ज्ञान क्या है और राय क्या होती है। वो बताते हैं कि ज्ञान एक स्थायी चीज़ है, ज्ञान को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ज्ञान एक यूनिवर्सल चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है, निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वो कुछ इसी तरीके से उसका जो ओरिजिन होता है, यानी कि वाद संवाद और वार्तालापों के माध्यम से वो हर चीज़ एक मत के जो निकलती है मक्खन की तरह, वो ज्ञान है। और जो राय है, राय यानी कि ओपिनियन दोस्तों अस्थायी होता है। ओपिनियन कोई भी देश, कोई काल परिस्थिति के अनुसार ओपिनियन बदलता रहता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। इसी तरह
इसी तरह सुकरात ये बताते हैं कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज यानी कि वर्चू, सद्गुण, सद्गुण की जो प्राप्ति है वो ज्ञान है। और सद्गुण भी दो तरीके का होता है। सद्गुण कैसा सद्गुण? सद्गुण भी एक राय आधारित होता है, एक सद्गुण ज्ञान आधारित होता है जो नॉलेज बेस्ड होता है। नॉलेज जो कि गुड की फीलिंग में बात करता है, ठीक है। राय आधारित जो है वो परंपरावाद पर आधारित है, जो नैतिकता पर बल देता है, यानी कि परंपरावाद को बनाए रखने पर बल देता है। वहीं ज्ञान आधारित जो दृष्टिकोण है वो शाश्वत यानी यूनिवर्सल है, इटरनल है, यानी कि जो चिरंतनशील है, और जो यूनिवर्सल है उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमने ये देखा पूरा सारा जो कंसेप्ट है। हाँ, एक लास्ट जो एक अपने बुलेट पॉइंट इसमें डाल लेते हैं, वो ये है कि सुकरात ने दोस्तों तथ्यों और मूल्यों के बीच सुकरात ने तथ्यों और मूल्यों के बीच कभी भी अंतर नहीं किया था। ये हमें अंतर नहीं किया था, ये कंसेप्ट हमें याद रखना होगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी पूछा जा सकता है, नेट जे प्रोफेसर एक्सेट्रा किसी भी एग्जाम में, इवन यूपीएससी वगैरह इन सभी में भी आ सकता है। एंड थैंक यू दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिससे मैं कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।